हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु और मैं आप सभी का एचएम एजुकेशन में वेलकम करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ये हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का पार्ट है और कर्व ऑफ ट्रेसिंग का मतलब होता है कि कर्व के बारे में जानना कि आपको कोई भी इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन से जो कर्व बनने वाला है वो किस टाइप का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्टली कार्टेशियन, जो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती है उन इक्वेशन के कर्व्स किस तरीके से चेक किए जाते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के कर्व के ट्रेसिंग करने के लिए क्या वर्किंग रूल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा सिमेट्री कितने टाइप की होती है। सो फर्स्टली क्या होती है हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। अब ये क्या होती है, तो मानो हमारे पास एक कर्व है जो कार्टेशियन प्लेन में है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस टाइप के कर्व में आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बिल्कुल सेम ही पोजीशन में है, सेम तरीके से दिख रहा है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो अब ऐसी इक्वेशन किस टाइप की होती है। इक्वेशन कंटेन्स इवन पावर ऑफ y। तो कहने का मतलब है जिस भी इक्वेशन में y की पावर इवन होती है तो उस इक्वेशन का जब कर्व बनता है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। लेकिन है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जब एक कर्व ऐसा हो जो y एक्सिस के दोनों तरफ एक ही तरह से बिहेव करे तो इस कर्व को हम क्या कहेंगे कि ये y एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इस टाइप के इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वेशन कंटेन्स इवन पावर ऑफ x। इस टाइप की इक्वेशन में x की सारी पावर क्या होती है, इवन होती है। तो आपने पैराबोला इक्वेशन देखी है, तो ये हमारे पास जो पैराबोला है ये किस टाइप का होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस टाइप का जो पैराबोला होता है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अगर हम इन दोनों को समझें तो यहाँ पे होता है अगर y की इवन पावर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, और अगर x की इवन पावर है, सारी इक्वेशन में जितने भी x आएंगे उन सभी की इवन पावर है, तो यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी। थर्ड है हमारे पास सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस x एंड y। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास होगा इक्वेशन कंटेन करेगी ऑल इवन पावर ऑफ x एंड इवन पावर्स ऑफ y। जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन में सारे के सारे x और सारे के सारे y की पावर्स क्या होंगी, हमारे पास इवन होंगी। तो इस टाइप के जो इक्वेशन होंगी उनके जो कर्व बनेंगे वो बोथ एक्सिस के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक इक्वेशन है x की स्क्वायर अपॉन में a की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर अपॉन में b की स्क्वायर इक्वल में 1। आप सभी को पता है ये एक एलिप्स की इक्वेशन है जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास में। फोर्थ है आपके पास सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इसको हम अपोजिट क्वाड्रेंट की भी सिमेट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी इक्वेशन x, y में होगी। जब आप x, y को रिप्लेस कर दोगे -x और -y से तो आपकी इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब जब इस टाइप की इक्वेशन होती है तो कर्व बनते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट में। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बनते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। इन दोनों में जो कर्व आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। अगर इस टाइप के कर्व का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो होगा y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। आप इसमें देखोगे कि जब मैं y को माइनस रखूंगी तो माइनस आगे रहेगा और x की क्यूब का माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो कार्टेशियन प्लेन से ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जाती है इसको हम y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इस लाइन से जो हमारे पास सिमेट्रिकल होने वाले हैं वो कर्व किस टाइप के होते हैं। जब हम इक्वेशन जो आपके पास कर्व दिया हुआ है एफ एक्स कोमा वाई को रिप्लेस कर देते हैं एफ वाई कोमा एक्स, मतलब y की पूरी वैल्यू x से और x की पूरी वैल्यू y से रिप्लेस कर देते हैं और कर्व की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चेंज नहीं आता, तब हम उस कंडीशन में कहते हैं कि इस कर्व से जो लाइन बनेगी वो ये जो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है इससे सिमेट्रिकल होगी। एक्स वाई इज इक्वल टू सी, आपको सी स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या है, ये एक हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसका कर्व बनता है, ये कार्टेशियन प्लेन है। तो एक ये इस तरफ से जाएगा और एक ये इस तरफ से जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी।
तो आप देखेंगे अगर मैं इसको बीच की लाइन लेके चलूं तो यहाँ पे इस लाइन के एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का जो कर्व है वो वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन के दोनों तरफ सिमेट्री दिखा रहे हैं, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि जो आपके पास कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये कब होता है और कब नहीं होता। कब पास आउट नहीं होती, नो व्हेन इक्वेशन कंटेन अ कांस्टेंट टर्म। जब आपकी इक्वेशन है वो एक कांस्टेंट टर्म को कंटेन करती है, उस टाइम पे जो आपका कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा। लाइक आपके पास कर्व है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब इस टाइप के कर्व में जब आप ओरिजिन पुट करोगे 0,0 तो ये हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, सेकंड वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी, बट ये हमारे पास 1 रहेगा जो इक्वल के 0 नहीं होगा। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि 0,0 इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स कि ये जो कर्व है आपका ओरिजिन से पास आउट नहीं होता। और पास आउट कब होगा, व्हेन इक्वेशन डज नॉट कंटेन any constant term like x square y plus xy square plus 2xy equal 0। ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसमें अगर मैं 0,0 ओरिजिन को पुट करती हूँ तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, मेरा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है 0,0 को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये इस पॉइंट से ओरिजिन से पास आउट होती है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास में टेंजेंट ओरिजिन से पास आउट होती है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी टेंजेंट है जो ओरिजिन से y की वैल्यू निकालती है। फिर हम चेक करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। इस कंडीशन में हम चेक करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन, मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, हमें टेंजेंट के बारे में चेक करना है टेंजेंट एट ओरिजिन है या नहीं है। मतलब कि आपके पास जो कर्व है अगर वो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है तो उसकी टेंजेंट ये होगी, ओरिजिन से पास आउट होगी या नहीं होगी, हमें ये चेक करना होता है। नेक्स्ट स्टेप होगा नेचर ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब टेंजेंट के बारे में कैसे जानते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। जब हम किसी भी इक्वेशन के लोएस्ट डिग्री को इक्वल टू 0 रखते हैं तब वहां से हमें टेंजेंट मिलती है जब वो ओरिजिन से पास आउट होती है। लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की क्यूब ए वाई की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। यह हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लोएस्ट डिग्री, तो एक्स की क्यूब हमारी हाईएस्ट डिग्री है तो हम इस लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा ए 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x दूसरी तरफ चल जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो y की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ हमें इस टाइप की लाइंस मिलेंगी जिससे हम, तो ये हमारे पास जो लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स है और इस लाइन को हम बोलेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम सॉल्व करेंगे y या फिर x की वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू निकालेंगे या x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें कर्व से x या y को सेपरेट करना पड़ता है। अब ये किस पे डिपेंड होता है, ये हमारे कर्व पे डिपेंड होता है कि हमें फर्स्ट पॉइंट में या फर्स्ट स्टेप में किस टाइप की सिमेट्री मिली है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस पे ओरिएंटेड है, इसका मतलब है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और पूरा के पूरा फंक्शन x में बनेगा, तो हमारा कर्व बनेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। इन एनी केस हमें पता चलता है कि जो हमारा कर्व है वो y एक्सिस पे ओरिएंटेड है, तो हम x को अलग करेंगे और हमारा फंक्शन y में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इक्वेशन में x और y मिक्स दिया होता है तो हमें सॉल्व करने के लिए x या फिर y के लिए वेरिएबल को अलग करना पड़ता है, पूरी इसकी वैल्यू को अलग निकालना पड़ता है। तो हमें इक्वेशन दी हुई थी ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में a माइनस एक्स। यहाँ से हम अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलती है प्लस माइनस एक्स a माइनस एक्स अपॉन में a। ये हमारी वैल्यू मिलेगी। ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग निकलेगी y की वैल्यू, और अगर अपोजिट केस होता है तो यहाँ पे y की जगह x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। पांचवें स्टेप में हम चेक करने वाले हैं रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये कर्व ट्रेसिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस से क्या मतलब है कि हमारा जो कर्व है वो कितने डोमेन में लाई करता है, ये चेक करना ही रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होता है।
इसको बिना एग्जाम्पल के समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। कर्व की सिमेट्री कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम x और y को सेपरेट कर लेते हैं। 2a माइनस एक्स, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो अब हमें चेक करना है कि y है ये कितने डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे x अपॉन में 2a माइनस एक्स की वैल्यू पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे श्योर करना होगा कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आए। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो आयता हो जाएगा, आयता से ये इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा। और इमेजिनरी फंक्शन हमारे क्वेश्चन का कोई भी डोमेन नहीं होता है, वहां पे हमारी वैल्यू या कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। 2a माइनस एक्स ये है, तो इसको एज ए इनइक्वालिटी लेके चलेंगे तो ये कभी भी या तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए या फिर जीरो के बराबर, ये कभी भी जीरो से छोटी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो से छोटी हो गई तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमारा y एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जहां भी कर्व एग्जिस्ट करता है वहां पे x और y की वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। अब इनइक्वालिटी को अगर आप सोल्व करना जानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले x को अगर मैं थोड़ा सा आगे ले आऊं, x माइनस 2a कर लूं, तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो मेरे पास इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास इनइक्वालिटी का साइन अब लेस देन इक्वल आ गया। तो आप सभी को बेसिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस पे हमें यहाँ से दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तो जीरो मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और दूसरी मेरे पास एक्स की वैल्यू 2a आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं लूं तो मेरे पास इस टाइप का कर्व यहाँ पे बन जाएगा। ये इनइक्वालिटी का फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है। जब भी हमें दो फैक्टर मिलते हैं तो इस अकॉर्डिंग हम एक कर्व बनाते हैं जिसको हम माइनस प्लस साइन पुट कर देते हैं। तो राइट मोस्ट वैल्यू को हम प्लस साइन देते हैं, उसके बाद माइनस और फिर प्लस। अब हमारा आंसर कौन से रीजन में होगा ये कैसे पता चलता है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या है बच्चों, हमारा लेस देन है। लेस देन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इधर वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब हमारा ये जो रीजन है ये हमारा आंसर रीजन होगा, रिक्वायर्ड रीजन हमारा ये वाला होगा। जिससे पता चलता है जो हमारी y की वैल्यू है वो यहाँ से 0 से लेके 2a के बीच में लाई करती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल बनाऊं तो अगर मेरे पास कोई कर्व है, आपके पास में कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में कोई कर्व होगा तो वो कहां से कहां लाए होगा, ये हमारा 0,0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ कहीं हमारे पास x की वैल्यू 2a होगी। तो यहाँ इस 2a के ऊपर हमारे पास ये लाइन होगी, ये हमारे पास लाइन है, ये पॉइंट है। यहाँ से मेरे पास जो कर्व होगा वो यहाँ से निकल के और इधर कहीं टच होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये भी डायरेक्ट तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, ये एग्जांपल ले रहे हैं। बट यहाँ पे कहने का मतलब है कि 0 से 2a के बीच में इसकी रेंज रहने वाली है। क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो एसिम्पटोट्स। तो जो हमारा कर्व हमें चेक करना है कि उसकी कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो अब आइसिम्पटोट होता क्या है, आइसिम्पटोट एक ऐसी टेंजेंट होती है जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करती है। का एक अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास में tan थीटा का भी एक हमें ऐसा कर्व मिलता है जिसमें क्या होता है, इस टाइप का एक। सो ये जो लाइन है ये हमारा जो ग्राफ है ये tan थीटा का ग्राफ होता है जिसमें कर्व को जो टेंजेंट होती है वो इन्फिनिटी पर जाके टच करती है। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं तो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये हमारे पास में एक टेंजेंट है, ये हमारे कर्व को क्या करेगी, इन्फिनिटी पर जाके कट करेगी। तो ये हमारा कर्व आ गया जिसको ये इन्फिनिटी पे जाके टच कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में टेंजेंट होती है। इसकी इक्वेशन निकालना बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल सी मेथड से हम एसिम्पटोट्स निकाल लेंगे, तो उसको हम आगे क्वेश्चंस में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमें कुछ चीजें चेक करनी होती है, जैसे टेंजेंट हो गई। टेंजेंट ओरिजिन के अलावा और भी तो कहीं हो सकती है, तो वो कहाँ पे है, उनकी नेचर क्या है, वो चेक करना होता है। इसमें हमारे सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखूं जो हमें फाइंड या चेक करने की जरूरत होती है वो होता है नोड और कस्प। तो इन दोनों को हम डबल पॉइंट्स कहते हैं। अब इन डबल पॉइंट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो नोड क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में कोई कर्व है जिसकी एक पॉइंट पे दो ब्रांचेस आ रही है और दोनों ब्रांचेस से क्या है हमारे पास अलग अलग टेंजेंट आ रही है। तो एक ब्रांच एक टेंजेंट में यहां से देखूं तो इस कर्व से एक टेंजेंट यहां जा रही है और दूसरी टेंजेंट हमारे पास में ये यहां आ रही है। तो ये हमारे पास में एक ही कर्व के दो ब्रांचेस से हमारे पास दो क्या आ रही है, दो टेंजेंट आ रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम नोड बोलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कस्प क्या होता है, तो एक पॉइंट पे आपके पास में क्या आ रहा है, कस्प है। कार्टेशियन प्लेन का ये कोई पॉइंट है, एक ब्रांच ऐसे आ रही है और दूसरी आपके पास में यही है ब्रांच ऐसे आ रही है।
अब इन दोनों ब्रांचेस की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक ही मेरे पास टेंजेंट है तो जो दोनों ब्रांचेस से टच हो रही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट पास आउट हो रही है तो इसको हम नोड बोलेंगे। और ऐसे हमारे पास दूसरा है जहाँ पे दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, कस्प बोलेंगे। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कस्प कहेंगे। ट्रेसिंग के प्रोसेस में नोड और कस्प को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो अब अपने लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो होने वाला है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हर कर्व में नहीं होगा, ये बहुत रेयर कर्व के अंदर ही मिलेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है और ये किन किन कर्व में मिलेगा उनके बारे में बात करते हैं। इफ इट सीम्स दैट द कर्व हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at some point, then it can be located by d square y upon d square is equal to 0. तो एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोई कर्व अपना कॉन्केव या कॉन्वेक्स का नेचर चेंज करता है। इस पॉइंट को हम नेचर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के एक तरफ हमारा जो कर्व है वो कनकेव टाइप का है और दूसरी तरफ कन्वेक्स टाइप का है। जैसे अगर कनकेव की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन होगा और कन्वेक्स पे हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा। तो मैं कह सकती हूँ जहां पर कर्वेचर अपना साइन चेंज करेगा या फिर कोई कर्व है अपना कनकेव से कॉन्वेक्स में या कॉन्वेक्स से कनकेव में चेंज होता है कोई कर्व, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। एक कर्व था जो मैंने पहले पढ़ा था y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे हम अगर कर्व बनाऊंगी तो ये कर्व भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि इस पे एक पॉइंट के बाद में कर्व अपनी कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी को चेंज कर रहा है। जो पॉइंट्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है उसी पॉइंट पे जो कर्व है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो करता है। वहां पे कर्व अपना नेचर या कन्वेक्सिटी या कनकेविटी को चेंज करता है। तो ये तो थी सिर्फ हमारे रूल्स की बात। रूल्स के बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम अपनी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को, जहां पे इन 8 स्टेप्स के साथ में हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे किसी कर्व से कर्व को ट्रेस किया जाता है, किसी इक्वेशन के थ्रू कैसे पता किया जाता है कि उसका कर्व कैसा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।